ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सआईएस एकेडमी। तो हर रोज की तरह ही आज भी हमारे रिसर्च टीम ने बहुत सारे न्यूज़पेपर से ये जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट आर्टिकल है वो खोज निकाले हैं। तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल है वो हम आपको पूरी तरीके से तो नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल है और हमारा जो उद्देश्य है इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का वो ये समझाना है कि हमारा जो फाउंडेशनल लर्निंग है उसके साथ जो न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो कैसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ओके। और ये एक्जिया आईएएस एकेडमी का एक नया प्रयास भी है जिसमें ये सिखाया जाता है कि आपको ये न्यूज़पेपर से कैसे जो आपका फाउंडेशनल लर्निंग है उसको कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है ना, कैसे हॉलिस्टिक वे में, इंटरकनेक्टेड वे में समझना है और कौन से चीजें प्री के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो नक्सलिज्म क्या है, ये सभी चीजें हम अपने जो सिक्योरिटी पार्ट है, जस्ट अ मिनट। ओके, जो हमारा सिक्योरिटी पार्ट है उसमें हम इसको अच्छी तरह से कवर करते हैं कि नक्सलिज्म क्या है। ओके, ये कितने कब से स्टार्ट हुआ। ओके, तो इसका जो रूट कॉज है वो क्या है। इसका रूट कॉज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जान सकते हैं कि कैसे आपका जमींदारी सिस्टम आया, कैसे रेयतवाड़ी सिस्टम आया, महलवाड़ी सिस्टम आया। ओके। और कैसे जो लैंड था वो कैसे इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो लैंड रिफॉर्म था वो भी पार्शियली सक्सेसफुल हुआ, पार्शियली फेल्ड था। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या है, आपका सोशल इनजस्टिस देखने को मिला। लैंड रिफॉर्म्स में बहुत सारी लेक्यूनस देखने को मिला, इनइक्वालिटीज बहुत सारी थी। ओके। मार्जिनलाइज ग्रुप हमेशा मार्जिनलाइज ही रह गए। ओके, तो यही चीजें हमें क्या करनी है, जो हमारे हिस्ट्री है उससे कवर करना है। तो जब भी हम ये नक्सलिज्म का प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के पॉइंट से ही रेलेवेंट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके लिए हमें क्या है, जीएस जो 1 है उसमें जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो भी इसको यहाँ से लिंक करना है। ठीक है ना। तो ये जब हम लिंक करके पढ़ेंगे तो इसको हम हॉलिस्टिकली समझ पाएंगे, और जब भी मेंस में कोई आंसर प्रोड्यूस करना होगा उसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से समझ के प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ सारा जो कुछ भी डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 67 में 1967 में दो इसके नक्सलबारी अपराइजिंग के लीडर थे, चारू मजुमदार और कानू सन्याल। ओके, तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ओके, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो इन्हें हमें रटना नहीं है। ओके। जब हम कंसेप्चुअल लर्निंग लेंगे फाउंडेशनल लर्निंग से, तब क्या होगा, ये सभी चीजें क्या है अपने आप हमें हमारे जहन में रह जाएंगी। ओके। तो इसके बाद 1980s के बाद कैसे ये और आगे बढ़ा, 2004 के बाद ये और कैसे डेडली हो गया। ओके। इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है, ये सभी चीजें हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसका ज्योग्राफिकल अगर स्प्रेड देखा जाए तो ओके, सो इन रीजन में ये ज्यादा प्रोमिनेंटली पाया जाता है। ये जो भी इंसिडेंट है इन प्रोमिनेंट रीजन में देखा जाता है, और इसी को नाम दिया गया है रेड कॉरिडोर। ओके, तो आप हमेशा न्यूज में या फिर जब भी आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो आपको रेड कॉरिडोर जैसा वर्ड मिलता होगा। तो ये रेड कॉरिडोर ये इन्हीं स्टेट्स को दर्शाता है। ओके। तो इसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स भी है, और ये जो भी एरिया है ये मार्क किया हुआ है इधर। ओके। ये थोड़ा सा पिक्चर ब्लरी हो गया है, लेकिन इसी से भी हम समझ सकते हैं ये जो भी एरिया है ये थोड़ा अफेक्टेड एरिया है। उसके बाद द स्प्रेडिंग नक्सल थ्रेट। ओके, तो कौन कौन से एरिया में है, तो देखिए कोई सा एरिया ऐसा है जो हाईली अफेक्टेड है, कोई मॉडरेटली है और कोई मार्जिनली अफेक्टेड है। तो ये जो रेड से दर्शाया गया है ये हाईली अफेक्टेड एरिया है, और ये जोन ऑफ कंसर्न है फॉर आवर गवर्नमेंट। ओके। नेक्स्ट है रिवर इंटरलिंकिंग द फॉन्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर। तो हमने कल भी ये कवर किया था, ये भी लगभग कई दिनों से न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आ रहे हैं। तो ये रिवर लिंकिंग के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव को दर्शाता है कि रिवर लिंकिंग कैसे हो सकता है, ये अगर हुआ तो इसका क्या इकोनॉमिक सोशल बेनिफिट हो सकता है, इसका क्या डैमेजिंग इफेक्ट हो सकता है ऑन एनवायरमेंट। तो इसमें ये एनवायरमेंट के ऊपर क्या
डिजास्टरस इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। तो ये सर जब भी कोई आर्टिकल आता है तो इसके जो भी रिवर इंटरलिंकिंग है ये टॉपिक प्लस इसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक जो है उसको हमको होलिस्टिकली कवर करना होता है। ओके, तो रिसेंटली जैसे केन बेतवा जो इंटरलिंकिंग है उसके बारे में चर्चे में देखा गया है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट क्या है, दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। तो एक डैम भी कंस्ट्रक्शन होगा जो लोकेटेड है पन्ना टाइगर रिजर्व में। ओके, तो ये कैसे जो हमारा फ्लोरा और फोना है उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, हमारा बायोडाइवर्सिटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये सभी चीजों को हमें एक साथ समेट के इसको देखना है, सिर्फ लिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, या फिर सिर्फ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है इसको, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करना है। और इसके साथ जो भी अलग मैटर से जो जुड़े हुए हैं उनको भी हमें कवर करना है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर क्या हो गया जो 1973 में लिया गया, ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है उसका क्या रोल है इसमें, ओके, शेड्यूल एनिमल्स क्या होते हैं जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ओके, वर्मिन एनिमल्स क्या होते हैं, आईयूसीएन क्या है, इसका रोल क्या है, ठीक है ना, WEF क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसके साथ आपका यूनेस्को कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये सभी चीजें हमको एक हॉलिस्टिक वे में कवर करना होता है। तो सभी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब अगर आप अच्छी तरह से इसको देखेंगे तो समझ पाएंगे। ओके, तो हमारा काम ही यहाँ पे ये है कि आपका जो पढ़ाई है उसको एक ट्रैक पे लाना, ओके, और जो जरूरी चीजें हैं उसको कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, और ऐसे नहीं कि सभी चीजों को अलग अलग से पढ़ना है, सभी चीजों को एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ना है हमें। हम जो भी एस्पिरेंट है उनको ऐसा लगता है कि जो भी टॉपिक है उनको साइलोस में पढ़ना होता है, जैसे GS1 अलग हो गया, GS2 अलग हो गया, GS3, ये अलग नहीं है, ये सभी इंटीग्रेटेड है। तो एक इंटीग्रेटेड एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके हमें ये सारी चीजों को कवर करना है, ठीक है ना, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, ओके, ये सभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कवर होते हैं इसी के अंदर। ओके, तो ये एक बहुत ही ये एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्ट है जो इन चीजों को कवर करता है, ठीक है ना, ये जो एक्ट है ये शेड्यूल एनिमल हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल हो गया, वर्मिन एनिमल हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, ओके, फिर रामसार साइट्स क्या होते हैं, रामसार कन्वेंशन 1971 क्या है, ये सभी हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। तो सर अभी आप खुद देखिए कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में, लेकिन इसके साथ क्या होता है, ये सभी चीजें जुड़ जाती है, किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई है। तो इन चीजों को क्या है हमें हॉलिस्टिकली समझना आना होगा, और यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है कि हम आपको ये समझा सके। और जो भी हमारे फाउंडेशनल कोर्स है उनमें हम सभी बच्चों को ये सारी चीजें अच्छी तरह से कवर करवाते हैं। ओके, उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, ओके, इसके साथ यूनेस्को का क्या कनेक्शन है, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व के साथ क्या कनेक्शन है, ओके, फिर UNEP क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ओके, ये सभी चीजें हम हॉलिस्टिकली अपने कोर्सेज में कवर करते हैं। फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 का है वो क्या है, ओके, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके आगे भी अभी तो बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। ओके, तो ये एक लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद हमें पता है कि UNFCCC आया, ओके, इसके अंडर में जो कॉप मीटिंग होते हैं, जो रिसेंटली COP29 हुआ है, तो ये सभी चीजें हमें क्या है, COP1 से लेके 29, ओके, इसके अंदर भी सारे कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है जिसमें लैंडमार्क डिसीजंस लिए गए हैं वो सभी हमें देखना होता है। ओके, और यहाँ पे जो भी हम आपको दे रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि कितना पढ़ना होता है, जरूर बहुत सारा पढ़ना होता है, लेकिन ये सभी चीजें एकदम भी टफ नहीं है, आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे अगर आप एक सीक्वेंस में सभी चीजों को पढ़ेंगे और एक सीक्वेंस में सभी चीजों को हॉलिस्टिकली पढ़ेंगे और इसको इंटरकनेक्ट करेंगे, क्योंकि सब क्या है एक वेब की तरह है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये कनेक्टेड नहीं है, सब चीज क्या है एक वेब की तरह कनेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। तो ये सभी चीजें हैं जो आपका इंटर बेसिन ट्रांसफर है, ओके, जिसको अभी हम लोग रिवर इंटरलिंकिंग बोलते हैं, तो ये सेम कॉन्सेप्ट ही है। तो
ये बहुत पहले ही इसको प्रपोज किया गया है, लगभग 130 साल पहले। ओके, एम विश्वेश्वरैया जो इंजीनियर रह चुके हैं, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो इनके बारे में भी कभी क्या है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें हम क्या है साइलोस में कवर नहीं करेंगे, जो जब पूरा पढ़ेंगे ना, तो ये जो भी पर्सनालिटीज है, इनका जो भी कंट्रीब्यूशन है इन इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, ये सभी चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। फिर KL राव, ओके, ये सभी चीजें हम देखेंगे। अ, पहले इसको नेशनल वाटर ग्रिड कहा जाता था, अभी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी चीजें हम बाद में कवर करेंगे। ओके, तो ये जो भी है इसी के रिगार्डिंग, इसी के साथ लिंक्ड है। ओके, आइए आगे देखते हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा भी दिया गया है कि 54% ऑफ इंडिया फेसेस टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। तो कहाँ पे कितना स्ट्रेस है, ये सभी डेटाज इसमें प्रोवाइड है। तो ये डेटा पढ़ने से हमें क्या है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और हमारा वाटर यूजेस कितना है, इरिगेशन में कितना है, अबाउट 85 है। ओके, डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है, अबाउट 6% है। ओके, तो एनर्जी में कितना खर्च होता है, लगभग 0.3%। तो ये सब चीजें हमें क्या है तभी समझ में आएंगी जब हम ये कंसेप्चुअली बाकी चीजों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओके, इसके अलावा क्या है डिफरेंट कमिटीज डिफरेंट समय पे फॉर्म की गई है। तो ये कमिटीज भी कभी क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये फलाना कमेटी किसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो मिहिर शाह कमेटी, ये आपका सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इनके रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है, इनके रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करता है। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 3, जो राइट टू फूड और जो हमारा पीडीएस सिस्टम है उसका बारे में बात करता है। ओके, तो क्या क्या स्ट्रगल्स है पीडीएस में, तो यही सभी चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी होती है। ओके, तो इसका भी बहुत सारा एस्पेक्ट है, सोसाइटियल एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। ओके, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, गवर्नेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट भी है। तो सभी एस्पेक्ट हमें कवर करनी होती है, जैसे राइट टू फूड है। ओके, तो राइट टू फूड हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, जिसको आर्टिकल 21 इंश्योर करता है। तो ये कोर्ट्स की भी बहुत सारी जजमेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी बहुत समय पे ये चीजें बार बार दोहराते रहा है। ओके, तो ये लीगल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो नेशनल फूड हमारा सिक्योरिटी एक्ट है। तो ये सभी चीजें क्या है हमारे जो राइट टू लाइफ है इसको इंश्योर करते हैं। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, उसमें गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शन दिया गया है। ओके, गवर्नमेंट क्यों ये पीडीएस जैसे जो स्कीम्स है, ओके, सोशल बेनिफिट स्कीम है, ये क्यों लेके आई है। तो ये सभी चीजें हम क्या है एक सीक्वेंस में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अगर हम हमारा जो भी फाउंडेशनल लर्निंग है उसको अच्छा रखते हैं तो। ओके, और सभी चीजों को लिंक किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 39A क्या कहता है, आर्टिकल 47 क्या कहता है, लैंडमार्क जजमेंट क्या है, ठीक है ना। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या जजमेंट आया है। तो ये सभी चीजें हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आर्टिकल 21 इसके कैसे रिलेटेड है राइट टू लाइफ के साथ, राइट टू लाइफ के साथ फूड कैसे रिलेटेड है। ओके, तो अच्छा अगर न्यूट्रिशनल फूड नहीं होगा तो लोग अपना लाइफ को कैसे सस्टेन करेंगे। ओके, तो ये सभी क्या है इम्प्लीसिट है। और ये जो आर्टिकल 21 है ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके, इसके साथ क्या है बहुत सारे अलग राइट्स भी जुड़े हैं, जैसे राइट टू पोर्टेबल वाटर, ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो ये सभी इसी के अंडर आ जाते हैं। तो ये स्कीम डिफरेंट स्कीम लिया गया है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे पीडीएस है। ओके, फिर मिड डे मील है जो स्कूल के लिए है। ओके, फिर आईसीडीएस है जो अंडर बिलो 6 जो भी चिल्ड्रंस है उनके लिए है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है। ओके, तो सभी ये चीजें हम क्या करेंगे हॉलिस्टिकली हमें कवर करना होगा। ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अभी जो बताया था थोड़े पहले उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तो ये कितना कवर करता है, सभी परसेंटेज यहाँ पे दिए गए हैं। कवरेज 75% रूरल एरिया में कवरेज है, 50% अर्बन पॉपुलेशन इसमें कवर्ड है। ओके, कितना ग्रेन मिलता है। ओके, स्पेशल फोकस किस में है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसका रोल एंड फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीडीएस क्या है। तो पीडीएस के ऊपर भी
बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्री मेंस इंटरव्यू इनमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमें क्या है, ये सभी चीज़ों को हॉलिस्टिकली कवर करना है। पीडीएस का इवोल्यूशन कैसे हुआ 1997 में, ये पहले टीडीपीएस नाम से जाना जाता था। ओके, तो ये सभी चीजें हमें कवर करनी होती है हमारे जीएस से। ओके, तो एक सीक्वेंस में पढ़ने से क्या है, न्यूज़पेपर में सभी चीजें हमें रिवाइज होती रहती है। तो इसके लिए क्या है, जो फाउंडेशनल लर्निंग है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ जो हमारे फाउंडेशनल लर्निंग कंप्लीट होने के बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो प्री के हो मेंस के वो हो, उनमें से एक हमें पैटर्न देखना होता है। ओके, एक आइडिया लगाना होता है कि ये उस वर्ष में ये क्वेश्चन क्यों अपेयर हुआ था। तो ये न्यूज़पेपर से भी हमें बहुत दूर आइडिया लग जाता है कि उस समय न्यूज़ में ये फलाना चीज न्यूज़ में था, तो सिलेबस में भी था, तो ये हमें एग्जाम में देखने को मिला। ओके, तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रिपरेशन है वो और स्मार्ट हो जाता है। ओके, और हमारा जो सिलेक्शन का चांसेस है वो और बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं रिफॉर्म्स क्या क्या लिए गए हैं पीडीएस में। तो रिसेंटली क्या टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन किया गया है इसमें। ओके, तो कंप्यूटराइजेशन हुआ है, आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। ओके, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट का सिस्टम किया गया है। फिर फूड फोर्टिफिकेशन का व्यवस्था किया गया है, जिससे क्या है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको ऐड किया जा सके, और जो हिडन हंगर होता है। ओके, जो न्यूट्रिशन जब हम सिर्फ खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, सिर्फ पेट भरता है, लेकिन हम अंदर से क्या होते हैं, बीमार होते हैं, क्योंकि हमें विटामिन मिनरल्स ये नहीं मिलता है। तो उसी को कहा जाता है हिडन हंगर, कि हमारा पेट तो भर गया, ओके, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो नहीं मिले। तो ये हिडन हंगर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया है, थ्रू फूड फोर्टिफिकेशन। ओके, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो इसमें साइंस एंड टेक भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि फूड फोर्टिफिकेशन करने के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी का मदद लेना पड़ता है, जो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी से होता है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें हमें क्या है, हर चीजों को बारीकी से समझना होता है। मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर किया गया है, इसके लिए सोशल ऑडिट का सिस्टम लाया गया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पे का जो भी व्यवस्था है वो किया गया है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज किया गया है, कि सिर्फ चावल और आटे से नहीं काम चलेगा, पल्सेस को देना है, एडिबल ऑयल देना है। ओके, फोर्टिफाइड फूड्स देना है, ताकि जो भी न्यूट्रिशनल आउटकम्स है उसको ठीक किया जा सके। नहीं तो क्या है, मेल न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे चाइल्ड को वेस्टिंग, स्टंटिंग, ओके, मदर्स को एनीमिया जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और चाइल्ड और मदर क्या होती है, देश का भविष्य होते हैं। तो जो मदर है वो चाइल्ड को रेज करते हैं, तो अगर चाइल्ड हेल्दी नहीं हुए तो देश हेल्दी नहीं होगा। ओके, अगर देश के अगर चाइल्ड हेल्दी नहीं है तो ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी नहीं है तो हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। ओके, हमें छोटा लगता है, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना, तो मिड डे मील स्कीम क्या है, आईसीडीएस क्या है, ये सभी हम क्या है, बहुत इनको बारीकी से अ, पढ़ सकते हैं। और हम हमारे फाउंडेशनल कोर्स में ये सभी चीजों को बहुत ही बारीकी से कवर करते हैं। ओके, जैसे आईसीडीएस के अंडर में आंगनबाड़ी क्या है, ओके, आंगनबाड़ी का क्या रोल है। ओके, तो ये सभी चीजें हम जान सकते हैं। पोषण अभियान क्या है, तो ये जो मिड डे मील है उसको अभी पोषण अभियान नाम से भी जाना गया है। ठीक है ना, इसको रीनेम करके पोषण अभियान कर दिया गया है। तो यही सब चीजें हमें पढ़नी होती है। तो ये पिक्टोरियल डिपिक्शन है, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो फॉर यूपीएससी दिस टॉपिक इज रेलेवेंट। तो कैसे ये जीएस 2 का गवर्नेंस में रेलेवेंट है, वेलफेयर स्कीम्स से रेलेवेंट है, सोशल जस्टिस के लिए रेलेवेंट है। ओके, जीएस पेपर 2 में जो फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी है, ओके, इस सभी के पर्सपेक्टिव से ये जो भी टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पेपर में भी पूछा जा सकता है अबाउट हंगर, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ओके, तो आप अगर पास्ट के जो भी ऐसे टॉपिक है अगर देखेंगे, तो हंगर, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इन सब से ढेर सारे टॉपिक पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 4, जो अबाउट यूएपीए है, जो एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ माना जाता है। तो इसके दोनों साइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव जो इसका साइड है बहुत चर्चे में रहता है। तो ये देश का जो सिक्योरिटी है, ओके, और इंटीग्रिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के स्ट्रिंजेंट लॉ लाए गए हैं, जैसे टाडा। ओके, तो ये एक पुराना लॉ है, ये अभी नहीं है, टाडा और पोटा, इसके जगह में अभी यूएपीए
वर्क कर रहा है। तो ये यूएपीए कैसे एक ड्रैकोनियन लॉ है, कैसे ये फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है उसको कैसे वायलेट करते हैं। ओके, तो यही सभी चीजों को हमें क्या है इसमें समझना होता है। तो इसको इनेक्ट किया गया 1967 में। क्यों इनेक्ट किया गया, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कर्ब अनलॉफुल एक्टिविटीज, ओके, और एसोसिएशंस जो हमारे देश के सोवरेनिटी को, सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं, वही सभी चीजों के लिए ये इस लॉ को इनेक्ट किया गया है। तो क्या क्या अमेंडमेंट इसमें, कई बार अमेंडमेंट भी किए गए हैं, जैसे 2004 में, 2008 में, फिर 12 में, फिर 19 में। तो ये क्या क्या चेंजेस है, ये सभी हमें पढ़ना होता है। और कभी क्या है, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चंस अपीयर हो जाते हैं कि 2019 में क्या अमेंडमेंट्स लाए गए। ओके, तो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जाता है, तो उसी में से आपको क्या होता है, करेक्ट आंसर, कभी इनकरेक्ट आंसर ढूंढ के निकालना पड़ सकता है। सो व्हाई इज यूएपीए कंसिडर्ड ड्रैकोनियन, क्यों इसको ड्रैकोनियन करार दिया गया है। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है इससे। ओके, फिर स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन है, बेल नहीं मिलता है आसानी से। ओके, और ये सबसे मतलब एक मुद्दे का विषय है कि इसका जो कन्विक्शन रेट है बहुत लो है। के बाद में पता चलता है कि वो जिसको अरेस्ट किया गया उसने कुछ किया ही नहीं था, या फिर उसके अगेंस्ट कुछ प्रूव ही नहीं है, तो वो बहुत दिन जेल में रहने के बाद छूटते हैं। तो क्या होता है, उनका जो राइट्स होता है, ओके, वो वायलेट हो जाता है। तो एनसीआरबी का भी डेटा इसमें आया है कि बहुत लो कन्विक्शन रेट है। तो जब भी हम मेंस में आंसर लिखते हैं, तो ये सब चीजें हम एनसीआरबी ये सब सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, ओके, लैक ऑफ जुडिशियल सेफगार्ड्स, तो ये लगभग आपका नोट्स ही प्रिपेयर हो चुका है इसमें। ओके, तो ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, बस इसको देखना है और समझना है। जो फाउंडेशनल लर्निंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद ये और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी भी आप समझ पाएंगे इसको, लेकिन और बेटर लिंकिंग के लिए फाउंडेशनल लर्निंग बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओके, ये तो जो भी पॉइंट है फर्दर ब्रशअप के लिए है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट्स क्या है इसके फेवर में, तो ऐसा नहीं है कि ये लॉ ड्रैकोनियन है तो एक बिल्कुल ही यूजलेस लॉ है। ओके, वैसी बात भी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना भी एक प्राइम प्रायोरिटी है, प्राइम कंसर्न है। ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेना है, क्योंकि बहुत समय में टेररिस्ट अटैक भी देखे गए हैं। ओके, या फिर देश के अंदर भी बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप, ये सब पनप रहे हैं। तो इन सबको टेकल करने के लिए भी इस लॉ का क्या है, इम्पोर्टेंस है। ओके, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो यही सब इसमें मेंशन किए गए हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ओके, तो ये यूएपीए के बारे में ये पिक्टोरियल डिपिक्शन है, और ये सभी सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दे चुका है बेल को लेके। ओके, के ए नजीब केस क्या है, रिसेंट क्या ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं। ओके, और रेलेवेंस क्या है फॉर डिफरेंट सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग यूपीएससी। ओके, तो मैं डिफरेंट सिविल सर्विसेज को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जो भी सिलेबस है, ओके, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी पब्लिक सर्विसेज कमीशन है, जितने भी स्टेट है सभी में, तो सभी में क्या है, हम है तो देश के अंदर ही। ओके, हमारा सिस्टम भी सेम है। तो क्या है, ये सभी चीजें हमारे पूरे देश को ही इम्पैक्ट करती है। तो कोई भी एग्जाम में, कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, स्टेट का हो या सेंटर का हो, उसमें पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो GS 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रेलेवेंट है, GS 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट है, ऐसे के पेपर के पॉइंट से भी रेलेवेंट है कि कैसे बैलेंस किया जाए नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम को, क्योंकि ये इन दोनों चीजों को, इन दोनों कंसेप्ट को कन्फ्लिक्ट करता है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक जो अबाउट जम्मू एंड कश्मीर है, एंड रिगार्डिंग आर्टिकल 370 है, जिसको ऑलरेडी क्या किया गया है, एब्रोगेट कर दिया गया है। ओके, तो जब ये आर्टिकल आता है तो इसमें ये आते ही हमें क्या होता है, 370 जो आर्टिकल है इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ओके, इसका रिसेंट जो भी चेंजेस है, जो भी अमेंडमेंट है, ओके, आज के डेट में ये इसके रिगार्डिंग क्या डिस्कशंस चल रही है, ओके, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इसमें सॉल्यूशंस है, ये सभी चीजें हम जान सकते हैं। ओके, तो ये पूरा जो मुद्दा है इसमें मेंशन किया गया है, इसका बैकग्राउंड के बारे में दिया गया है। ओके,
तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को कैसे मतलब डेवलप किया जा सके, वहाँ पे जो भी नैरेटिव नेगेटिव नैरेटिव शेपिंग है उसको कैसे टैकल किया जा सके, ओके। और पाकिस्तान जो भी हमारे अगेंस्ट कर रहा है उसको कैसे टैकल किया जा सके, तो ये सभी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी हो जाती है। बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके, ह्यूमन राइट्स के क्या कंसर्न है रिगार्डिंग आफ्टर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, ओके। तो ये सभी चीजें हमें देखना जरूरी हो जाता है। रेलेवेंस क्या है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, ओके। तो GS 3 हो गया, GS 2 हो गया, ऐसे पेपर हो गया, ओके। और आपके जो भी स्टेट PCS है, MPPSC है, UPPSC है, RPSC है, तो जो भी आपके स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन है उनके जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप सिलेबस में देख सकते हैं। ऐसा टॉपिक कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। मुझे पूरा आइडिया नहीं है सभी स्टेट का कि वहाँ के सिलेबस में कौन से पेपर में क्या चीजें दी गई हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको लगभग सेम तरह के टॉपिक ही देखने को मिलेगा, ओके। तो मैं मानता हूं कि हमारा जो एक्जिया का जो एफर्ट है आपको ये मदद करेगा, ओके। और आप एक्जिया से भी जुड़ सकते हैं ऑनलाइन कहीं से भी, ओके। हमारा जो भी कोर्सेस है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो MPPSC हो, UPPSC हो, उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड टीचर्स भी है, ओके, जो सिलेबस के बारे में आइडिया रखते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से इनके बारे में समझा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, स्पेंडिंग एंड ग्रोइंग, ओके। तो ये अबाउट इकोनॉमी के ऊपर है कि गवर्नमेंट को जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा ध्यान देना होगा अगर देश का इकोनॉमी को ग्रो करवाना है तो, ओके। और जो कंजम्पशन है उसको अगर बूस्ट करवाना है तो, क्योंकि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ओके, तभी जब भी कंजम्पशन बढ़ेगा तब देश का इकोनॉमी क्या होगा, ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग देखिए, अभी ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल में सब कुछ कवर नहीं किया गया है। तो इसके लिए क्या है, हमें और भी जो भी इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स है उनको समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम की कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से कवर करेंगे तो हमें बाकी ये सारी चीजें इस न्यूज़पेपर में से समझ में आ जाएंगी, ओके। और इसको हम क्या करेंगे, हमारे एग्जाम में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, ओके। तो इन्वेस्टमेंट के क्या क्या चैलेंजेस है, ओके, कंजम्पशन का क्या ट्रेंड है, रूरल कंजम्पशन का क्या ट्रेंड रहा है, अर्बन कंजम्पशन का क्या ट्रेंड रहा है, ये सभी चीजें। और कभी तो ये जो भी चीजें हैं ये प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछी जाती है, ओके। एक्सटर्नल सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट का क्या ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर का क्या ग्रोथ है, मर्चेंडाइज का क्या ग्रोथ है, तो सभी चीजें हम देख सकते हैं। ग्लोबल रिस्क क्या है आज के समय पे, जो भी अनसर्टेनिटीज EU में चल रही है, चाइना में है, ओके। फिर आपका रशिया यूक्रेन को लेके जो भी अनसर्टेनिटीज है, ओके। तो ये सभी चीजें हम देख सकते हैं। फिर हमारा जो सेक्टोरियल परफॉर्मेंस है वो कैसा है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज सेक्टर है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ओके। फिर हमारा फिस्कल पॉलिसी कैसा है, फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से GDP को ग्रोथ करने के लिए कौन से मेजर्स लिए गए हैं, ओके, क्या क्या टारगेट्स है। तो ये सभी चीजें हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी फाउंडेशनल लर्निंग है उसमें से पहले तो हमें ये सभी जो टर्म्स है इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे फिस्कल डेफिसिट का टर्म हो गया, ओके, कैपेक्स क्या है, नॉमिनल GDP क्या है, रियल GDP क्या है, बेस ईयर क्या है, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो ये सभी चीजें क्या है, हमें समझनी बहुत जरूरी है। ये भी ये आर्टिकल भी अबाउट ग्रोथ के बारे में ही बात करता है कि कैसे हमारा जो ग्रोथ है उसको रिवाइव किया जा सकता है, कि कैपेक्स का जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो स्लीप हो रहा है, ओके। और जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको नर्चर करना बहुत जरूरी है ताकि हम देश में एक अच्छा ग्रोथ ला सके, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों में, ओके, ये आर्टिकल जो है फोकस करता है। तो इसके लिए क्या है, सस्टेनेबल सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यूड फोकस ऑन कैपेक्स, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बूस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन, ओके। जिसके लिए अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन बूस्ट करना है तो पर्सनल जो इनकम टैक्स है उनको कट करना पड़ेगा, ओके। तो यही सब चीजें हमें क्या है, समझनी जरूरी हो जाती है। और एज वेल एज हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के साथ ही प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी एनकरेज करना बहुत जरूरी हो जाता है, ओके। जॉब क्रिएशन करना है, स्किलिंग करना है, री स्किलिंग करना है, अप स्किलिंग करना है, ये सभी चीजें हमें जरूरी होती है। जो भी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सेसिव इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है।
फिर हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको स्ट्रेंथन करना है। तो अभी इससे पहले जो हमने आर्टिकल देखा था वो आर्टिकल और ये आर्टिकल बहुत ही सिमिलर लाइन पे है। ओके, तो ये एक ही न्यूज़पेपर में हम जब 2-3 आर्टिकल देखते हैं इकोनॉमी सेक्शन से, तो हमें एक चीज समझ में आ जाता है कि ये चीजें हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है कि करंट इकोनॉमिक जो ट्रेंड है वो कैसा है, एग्रीकल्चर में देखा जाए तो कैसा है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी कैसा है, टर्चरी कैसा है। तो सभी चीजों को हमें समझना होता है। और ये जो भी हम समझेंगे ना, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही या फिर जीएस पेपर 3 में ही इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, इसका इस्तेमाल हम डिफरेंट सब्जेक्ट ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जीएस 1 में भी इस्तेमाल हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चंस में। ओके, जीएस 2 में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें क्या है, बहुत ही जरूरी हो जाती है हमें फाउंडेशनल लेवल से, जो जो भी है फाउंडेशनल लेवल से समझना होता है। ओके। ओके, तो ये भी इसी के रिगार्डिंग इसमें देखा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन एंड कंजम्पशन, ओके, एक्सटर्नल सेक्टर, फिस्कल पॉलिसी। ओके, तो ये कैसे जरूरी है डिफरेंट पेपर में, वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ऐसे पेपर हो। ओके, तो आर्टिकल नंबर जो 7 है, टू मोर्न अ लॉस्ट कनेक्ट। तो ये बहुत ही फिलोसॉफिकल आर्टिकल है। तो ये इस बारे में बात करता है कि आज का जो ह्यूमन कंडीशन है वो कितना फ्रजाइल है। ओके, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हम हमारे जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आज वार हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये सभी जो मुद्दे हैं, इनमें हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही हैप हैजर्ड रेस्पॉन्स ले रहे हैं। ओके, बहुत ही टेम्पररी हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं इनके लिए। तो ये चीजों को हमें क्या करना है, इनका एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है। और ये आर्टिकल इतना बड़ा है कि आप इसके लिए अगर 4-5 घंटे भी पढ़ लो तो बहुत कम है इसको समझने के लिए। ओके, तो ये बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल है। और इसमें से हमें क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमें, जैसे ऐसे राइटिंग में और स्पेशली जीएस पेपर 4 में हमें इससे बहुत मदद मिल सकती है। ओके, तो हन्ना एरेंट के बारे में भी कहा गया है इस आर्टिकल में। तो ये जो भी फिलोसोफर है, कौन है, कैसे है, तो ये सभी चीजें हम, इनके आइडियाज क्या क्या है, ये सभी हम समझ सकते हैं। ओके, तो फिर द रोल ऑफ एजुकेशन इन क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है। तो एजुकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन अगर आता है, जीएस पेपर 2 से हो, ओके, तो वो, या फिर जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो भी हम समझ सकते हैं। हमें कैसा एक्सपेक्टेशंस है अपने एजुकेशन सिस्टम से, और क्या क्या उसमें चैलेंजेस है। ओके, एक रिफ्लेक्टिव अप्रोच क्या होता है। ओके, उसको कैसे, रिफ्लेक्टिव अप्रोच को यूज करके हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जिसका हम टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, उसका कैसे परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो ये एक्शनेबल टेकअवेज फॉर एजुकेशन, एजुकेशन बेटरमेंट के लिए क्या करना है। ओके, क्योंकि एजुकेशन अगर बेटर होगा, क्योंकि एजुकेशन से ही हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन को रेवोल्यूशनाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और उस चीज़ों का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बहुत हद तक रिफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर ग्राउंड रेस्पॉन्सेस इन रियलिटी, बैलेंस थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग। तो ये चीजें क्या होनी होंगी, बहुत बैलेंस होनी होंगी, कि हम फील कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ कर रहे हैं और कर कुछ कर रहे हैं। तो वैसे होने से क्या होगा, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, जो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फाउंडेशनल कोर्स है उसमें हम इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। ओके, आइए देखते हैं इसका रेलेवेंस यूपीएससी या फिर डिफरेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है। तो जीएस 1 ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जीएस 1 में। तो उसमें हम सोसाइटी का एथिक्स क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, वो समझ सकते हैं। जीएस 2 में रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटल डेवलपमेंट, वो समझ सकते हैं। जीएस 4 एथिक्स में हम इसका इंसाइट्स इनटू ह्यूमन बिहेवियर, ओके, मॉरल इम्प्लीकेशंस ऑफ हेस्टी एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो समझ सकते हैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी क्या होता है, फिर पेशेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने से हमें कैसे उससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकती है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर ऐसे पेपर में ये इस थीम के ऊपर कुछ भी
पूछा जा सकता है, तो हम क्या है एक बहुत अच्छा ऐसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग के दिन जो भी होता है क्या हमें बहुत टाइम मिलता है, दो ऐसे लिखने होते हैं, 1.5 घंटे समय होते हैं, तो उसमें हम 15-20 मिनट अच्छी तरह से सोच के बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हैं उसमें। ओके। नेक्स्ट है हाउ द पोलर वॉर्टेक्स कॉज्ड अ मैसिव विंटर स्टॉर्म इन द यूएसए। तो यूएसए और कनाडा में जो पोलर वॉर्टेक्स हुआ उसने कैसे वहां पे डिजास्टर क्रिएट किया, इसके बारे में ये आर्टिकल है। ओके। तो इसको समझने के लिए क्या है, हमें ज्योग्राफी में भी स्पेशली जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, ओके, फिर हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो सभी समझना जरूरी है, क्योंकि हम जब फिजिकल ज्योग्राफी समझते हैं तो हम सारे फिजिकल फेनोमेना को समझ पाते हैं, उसके बाद उसको हम एनवायरनमेंट से लिंक कर पाते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि डिजास्टर कैसे होता है और कैसे डिजास्टर मैनेज किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल उसी बारे में बात करता है। ओके। इसके अलावा भी जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, वेदर पैटर्न क्या होते हैं, तो ये सभी चीजें क्या है, हम जब तक हम अपना जो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स है, फाउंडेशनल लर्निंग है, उसको जब तक हम लोग लर्न नहीं करेंगे, ओके, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, तब तक हम ये सब चीजों को अच्छी तरह से नहीं टेकल कर पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से इसका एक 360 डिग्री जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो नहीं ले पाएंगे। तो जरूरी है कि हम अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मास्टर करें। ओके। तो जो भी 11-12 का हमारा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी का, वो पढ़ के भी हम इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। ओके। और वो पढ़ना बहुत जरूरी भी होता है। तो गवर्नेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, गवर्नेंस पार्ट 2 से हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया हमारा जीएस पेपर 3 से, तो इसमें 2 में मेंशन कर दिया गया, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 में आता है। तो देखिए कैसा 2 हमारा 3 से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी हो जाती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर्स कैसे लिया जा सकता है, ठीक है ना, बाहर में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ओके, इंडिया कैसे डिफरेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहा है, क्या क्या हमारे पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी चीजों को हम बहुत हॉलिस्टिक तरीके से समझ सकते हैं। ओके। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, जो जीएस पेपर 3 में है। ओके। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है, साइंटिफिक डिबेट इसके ऊपर क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस लिए गए हैं, ठीक है ना। फिर ये जो हमारा जीएस पेपर 4 है, एथिक्स इन गवर्नेंस, उसमें भी एक टॉपिक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी इन क्राइसिस मैनेजमेंट, कि कैसे क्राइसिस को मैनेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, ठीक है ना। फिर आपका मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल डिसीजन मेकिंग, ओके, एनवायरमेंटल एथिक्स बोल के एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें हम एनवायरमेंट को एथिक्स के साथ जोड़ के देखेंगे। ओके। तो इन सभी चीजों में मास्टर करना, ये एक दिन का काम नहीं है, ये लगभग हमें सारा GS 1 2 3 4 जो भी है सभी पढ़ने में लगभग साल भर का समय लगता है, और वो साल भर में पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ओके, वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ठीक है ना, और फिर न्यूज़पेपर के जरिए सभी चीजों को और वेल कनेक्टेड तरीके से समझ सकते हैं। ओके। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपको ये सारी चीजों को समझा सके कि कैसे ये सारी चीजें कनेक्ट है। ओके। तो ज्योग्राफी इसमें फिर यही बता दिया गया है कि क्या की टेक अवे से ज्योग्राफी GS 1 से पढ़ना है, गवर्नेंस GS 2 में ये सभी चीजों को हमें देखना है, एनवायरमेंट GS 2, एथिक्स, सॉरी, एनवायरमेंट GS 3 और एथिक्स इन GS 4। ओके। तो ये पोलर वर्टेक्स क्या है, ये सभी इसमें ये एक पिक्टोरियल डिपिक्शन दिया गया है। तो ये सभी चीजें क्या है, हमारे क्लासेस में जो ज्योग्राफी सर है वो बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझा देंगे। ओके। ओके। तो इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम के बारे में बात किया गया है, स्पेशली ये डिजिटाइजेशन के ऊपर है। ओके। तो ये जो भी डिजिटाइजेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो ये क्या करता है, GS 1 जो इंडियन सोसाइटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके साथ भी ये लिंक होता है। ओके। और क्या क्या इकोनॉमिक एस्पिरेशंस है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2024 का जो भी हाइलाइट्स है, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, हमारे देश ने क्या एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, तो ओके, रियलिटी हमें क्या मिला है, ठीक है ना, ये सभी चीजें हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या क्या लिया गया है, आरबीआई इसका इन्फ्लेशन फोकस में कैसे टारगेटिंग किया गया है, बाय मैनेजिंग CPI, बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये सभी चीजों को हम समझ सकते हैं, ठीक है ना।
तो एसेट क्वालिटी रिव्यू क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइम क्या होता है, ठीक है ना, ऑपरेशन रेजिलियंस क्या होता है, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये सभी चीजें हम बाद में समझ पाएंगे हमारे फाउंडेशनल क्लास में, ठीक है ना। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये सभी चीजें। ओके, एआई को कैसे यूज किया गया है, मशीन लर्निंग को कैसे यूज किया गया है, बिग डेटा एनालिटिक्स को कैसे यूज किया गया है एज अ फाइनेंशियल टूल। ओके, तो ये सभी चीजें हमें देखनी होंगी। फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी क्या है। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी होती है। फिनटेक इकोसिस्टम क्या होता है। ओके, इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे फोकस किया गया है, इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीएआई कैसे रेगुलेट करता है। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो ये सभी चीजें जो की टेकवेस है, कैसे कनेक्ट करना है। ओके, GS1 से कैसे कनेक्ट होगा, 2 से, 3 से, 4 ऐसे पेपर से, ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। फिर हमारा टॉपिक नंबर 10 बात करता है अबाउट गीग प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो ये गीग प्लेटफॉर्म्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एम्प्लॉयमेंट देता है इनफॉर्मली, जो फ्रीलांसर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जो भी अभी ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजीज है। ओके, जो भी ऑनलाइन कोर्सेस है, तो उनमें जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, ये सभी क्या है, गीग प्लेटफॉर्म के पार्ट है। तो ये गीग इकोनॉमी हमारे आज के समय में बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट है, और ये कैसे हमारे सोशल इश्यूज को टैकल कर रही है, वुमेन को कैसे एम्पावर कर रही है, ठीक है ना, ये सभी चीजों को हमें समझना होता है। मतलब गिग इकोनॉमी ऐसा लग सकता है कि हमें सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या है, गवर्नेंस का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, पॉलिसी मेकिंग का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि गवर्नमेंट गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, गिग वर्कर का सोशल बेनिफिट के लिए क्या पॉलिसी फ्रेम कर रही है, ठीक है ना। फिर GS1 में सोसाइटी में गिग इकोनॉमी जो है वो वुमेन को कैसे एम्पावर कर रहा है, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है फॉर वुमेन। ओके, इसमें कुछ की स्टेटिक्स दिया गया है, जिससे हम गिग इकोनॉमी का जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है आज के डेट में, वो हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। कम्युनिटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी को कैसे ये एक नए लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आजकल जो भी एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ गिग इकोनॉमी। लेकिन इसमें क्या है, अभी भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी है वो अभी भी देखा नहीं गया है गिग इकोनॉमी की प्लेटफॉर्म की ओर से। ओके, तो ये एक कंसर्न है। डिफरेंट मेजर्स लिए गए हैं बाय गवर्नमेंट, जैसे ई श्रम पोर्टल है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ओके, क्या क्या चैलेंजेस है गिग इकोनॉमी में, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सोशल सिक्योरिटी का एक इशू है, इरेगुलर इनकम है। ओके, एक डिजिटल डिवाइड भी देखा जाता है, जो लिटरेट है वो तो उन्हें अच्छा काम मिलता है, जो इलिटरेट है उनको बहुत लो सैलरी में काम करना होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। एक एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रॉड ओवरव्यू हम ले सकते हैं। पॉलिसी और रिकमेंडेशंस क्या क्या है। ओके, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना बहुत जरूरी है, जैसे पेंशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ओके, इंश्योरेंस हो गया, फिर जो भी मदर्स है, जो जिनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए वो हो गया। ओके, पेड लीव हो गया, तो ये सभी चीजें हमें इससे समझनी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो यही इसमें फिर से मेंशन कर दिया गया है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, कि GS4 एथिक्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट। ओके, एथिकल कंसर्न्स इसमें क्या क्या है, सोशल, ये कैसे सोशल जस्टिस इंश्योर कर सकता है। ओके, फिर कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जिसमें उनको ट्रांसपेरेंट पे स्ट्रक्चर रखना चाहिए, एक्सेसिबल हेल्थ केयर बेनिफिट्स होना चाहिए। ओके, उनका स्किल जो बिल्डिंग है वैसा इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। ओके, ताकि वो अपने आप को और इम्प्रूव कर पाए, और जो भी अपना जो इनकम है उसको और ज्यादा बढ़ा पाए, ठीक है ना। एम्पावरमेंट थ्रू वर्क है, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, क्योंकि डिजिटल डिवाइड होने से क्या है, गीग इकोनॉमी में सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी गीग इकोनॉमी है वो डिजिटली कनेक्ट होता है। ओके, चैलेंजेस ऑफ इनफॉर्मल वर्क क्या क्या है, तो इसके साथ हम और भी डिफरेंट जो इनफॉर्मल वर्क्स है, तो गीग इकोनॉमी के साथ ही हम फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है, ये सभी चीजों को समझेंगे। ओके, फॉर्मलाइजेशन होने से क्या बेनिफिट है, इनफॉर्मल होने से क्या बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, तो ये सभी चीजों को हमें समझना है। तो इसमें की टेकवेज हमें
हमने दिखा दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये GS1, GS2, GS3, GS4, इवन ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट हो सकता है। ठीक है ना, कि प्रेजेंट थीम्स ऑन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल इंक्लूजन, ये सभी पॉइंट से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। हमने टोटल 10 टॉपिक आपके लिए डिस्कशन किया और आपको दिखाया कि ये कैसे इंटीग्रेटेड है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।